एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज का हमारा नेक्स्ट सीरीज़ है, दैट इज़ योर मैराथन सीरीज़ 8। बिफोर मूविंग ऑन अहेड आई वुड लाइक टू टेल समथिंग। आप लोगों को देखिए, जो भी क्वेरी होती है, जैसे इन द लास्ट मैराथन सीरीज़ आई एम टॉकिंग अबाउट सीरीज़ 7, उसमें क्वेश्चन नंबर 26 वॉज अ डाउट। येस, ऑफ कोर्स इट इज़ अ डाउटफुल, बिकॉज उसके जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन सारे ही गलत हैं। उसका जो ऑप्शन बन के आता है दैट इज़, एक उनके हेडमास्टर के बेटे रहते हैं तो वो रहते हैं, तो वो चीज़ मैंने आपको मेंशन करी है किसी की क्वेरी में। तो आज के बाद जब भी कोई आप लोगों को क्वेरी होती है तो आपका डायरेक्ट आंसर मैं प्रत्येक बच्चे को कमेंट ना दे के, बिकॉज इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एज वेल, इट वुड बी बेटर कि आपका जो भी क्वेरी होगा, जिस भी बच्चों का जो भी क्वेश्चन नंबर होगा, मैं क्वेश्चन नंबर डाल के और आंसर डाल के आप लोगों का क्वेरी को कम्युनिटी टैब में डाल दूंगी, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर द एंटायर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग थ्रू। जिनका जो डाउट होगा वो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। हो जाता है एरर, कभी कभी ऑप्शंस गलत आ जाते हैं, कभी हो जाता है। सो आप, आई होप आप अंडरस्टूड हो गए होंगे कि जो भी क्वेरी आएगी मैं कम्युनिटी टैब में उसको सेंड कर दूंगी। तो आप लोग कम्युनिटी टैब, अगर आपका कोई डाउट होता है तो वहाँ चेक कर लिया करें। तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न है आपका सॉरी, कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रैजिक हीरो इज कॉल्ड। एक्चुअली आज लिटरेरी टर्म्स से ज़्यादा लिया हुआ है मैंने, लिटरेरी टर्म्स। आपका जो यूनिट 2 है, मतलब जिसमें आपका सारा ही लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स आते हैं ना, तो वो वाला सेक्शन को आज हम कवर करेंगे। तो देख लेते हैं क्या है। द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रैजिक हीरो इज कॉल्ड। कहने का मतलब है कि भाई एक बदलाव आना, भाग्य में बदलाव आ जाना। किसके भाग्य में बदलाव आ जाना? दुखद अंत की तरफ। एक नायक का दुखद अंत की तरफ अगर बदलाव आ जाता है, देयर इज अ सडन चेंज, तो उस टर्मिनोलॉजी को हम कहते क्या है? उसको लिटरेचर में कहते हैं पेरिपीटिया। व्हाट वी कॉल इट? पेरिपीटिया। दिस इज द आंसर, पेरिपीटिया, जिसका मतलब होता है, ये आया कहाँ से? एक्चुअली ये ग्रीक से आया है, ठीक है। इसमें दुखद अंत होता है, और वो दुखद अंत, जो नायक का जो दुखद है हिस्सा, वो एकदम भाग्य का पलटना, जिसे कहते हैं ना कि भैया बड़ा, जैसे आप मूवीज़ भी देखते हो, हीरो का बड़ा ही ट्रेजिक पार्ट चल रहा होता है, लेकिन कभी कभी पासा पलट जाता है ना। तो रिजल्ट इन अ नेगेटिव रिवर्स, मतलब नेगेटिव है, कोई भी चीज़ दुखद है लेकिन वो रिवर्स हो जाती है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड में। तो सडन बदलाव जिसे होते हैं उसे हम कहते हैं पेरिपीटिया। ये ग्रीक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हु कोटेड दीज लाइन्स। ये किसकी लाइन्स है ट्रेजिडी को लेकर? द प्लॉट देन is the first principle and soul of tragedy and character holds the second place। ये किसने कहा कि षड्यंत्र तो सबसे पहला, षड्यंत्र, प्लॉट का मतलब है षड्यंत्र, षड्यंत्र तो पहला क्या है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं, रूल्स जिसे हम कहते हैं, सिद्धांत। एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी, और जो आत्मा की जो दुखद है, जो आत्मा का जो दुख है, वो क्या है? कैरेक्टर होल्ड्स। ये कैरेक्टर सेकंड प्लेस लेता है। तो ये बात किसने कही है ट्रेजेडी में? तो ये एरिस्टोटल के द्वारा कही गई है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हु डिफाइंड ट्रेजेडी इन द फॉलोइंग मैनर। किसने बताया ट्रेजेडी को एक फॉलोइंग मैनर में? तो देख लीजिए, ट्रेजेडी इज, जस्ट अ मिनट, यस, एक मिनट, वो डिफाइंड, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला गया, रुकिए, ये है, दिस इज द क्वेश्चन। लेट्स हैव अ लुक। हु डिफाइंड ट्रेजेडी इन द फॉलोइंग मैनर। किसने इसको बताया? तो यहाँ से स्टार्ट है ये। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। कि कहते हैं कि ट्रेजेडी तो एक नकल है किसी कार्य की। एक्शन मतलब कार्य, इमिटेशन मतलब नकल। दैट इज सीरियस, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, पूर्ण है, कंप्लीट है। ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। सर्टेन का मतलब निश्चित, मैग्नीट्यूड का मतलब परिणाम। तो कहते हैं कि ट्रेजेडी तो एक नकल है किसी कार्य की जो कि बहुत ही सीरियस है, पूर्ण है, और निश्चित उसका परिमाण है, ठीक है। तो ये किसने कहा था? ट्रेजेडी से आपको याद आ रहा होगा, एरिस्टोटल ने कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
मोरालिटी प्लेज वेयर रिटन, जो नैतिकता से रिलेटेड जितने भी प्लेस थे वो कब लिखे गए थे, तो वो 15 से 16 सेंचुरी के पीरियड में लिखे गए थे। ओके, 15th एंड 16th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 5th, द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। ओरिजिनेटर का मतलब होता है लेखक, अगर पता नहीं है तो लिख लीजिए, लेखक कहते हैं ओरिजिनेटर को। ओहो, व्हाट हैपन, एवरी टाइम इट कम्स लाइक दैट। ओरिजिनेटर कहते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब देखिए आप, ओरिजिनेटर का मतलब होता है लेखक, ठीक है, लेखक। और नेमर का तो मतलब आप जानते ही हैं, मतलब किसी को नाम देना, ठीक है। और डिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है विखंडन। इतना लिखेंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट 50 क्वेश्चंस। एंड मुझे नहीं पता सब बच्चे आप 50 के 50 क्वेश्चन देखते हैं कि नहीं। अगर देखते हैं तभी फ़ायदा है, अगर आप बीच में छोड़ देते हैं then you will miss the most important questions ahead also. So please try to complete the entire 50 questions of series, right? जब हम मेहनत करके आपके लिए 50 क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप भी 50 क्वेश्चन डेली ज़रूर कीजिए। तो देखिए, ये जो फिलॉसफी थी, ये डिकंस्ट्रक्शन की जो फिलॉसफी थी, इसको किस लेखक ने नाम दिया था, ठीक है। तो इसको जो नाम दिया था दैट वाज जैकोस डेरिडा। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। क्या नाम है? जैकोस डेरिडा, ठीक है, फ्रेंच फिलोसोफर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स हैव अ लुक। द लिटरेरी आर्ट ऑफ diminishing a subject by making it ridiculous and evoking towards it the attitudes of amusement and scorn is called। पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए, तभी आप कुछ समझ भी पाओगे। तो लिटरेरी आर्ट कहते हैं कि जो लिटरेरी आर्ट है, लिटरेरी आर्ट जानते हैं आप, साहित्य कला जो है, आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग अ सब्जेक्ट, मतलब वो विषय को कम होने वाला है, मतलब विषय जो होता है उसको कम कर देता है। कैसे? बाय मेकिंग इट रेडिकुलस, उसको हास्यास्पद बना देता है। एंड इवोकिंग टूवर्ड्स, और उसको आह्वान कर देता है। इवोक का मतलब होता है आह्वान करना, ठीक है, किसकी तरफ? एम्यूजमेंट। एम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन की तरफ। एंड स्कॉन इज कॉल्ड, स्कॉन का मतलब होता है तिरस्कार करना। तो वो साहित्य कला जो किसी विषय को कम होने वाला बना दे, उसको हास्यास्पद बना के, उसका आह्वान करके और उसका मनोरंजन और उसको तिरस्कार कर दे, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको पैरोडी कहा जाता है। लिटरेरी टर्म जो है दैट इज योर पैरोडी। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। What does the term curtain raiser indicates in drama? ड्रामा में जो कर्टेन रेजर होता है ना, कर्टेन उठता है, आपने देखा बार बार, तो वो क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है? तो वो ये दर्शाता है कि एक शॉर्ट प्ले मेन प्ले से पहले, कहते हैं जो मुख्य नाटक आता है उससे पहले एक लघु नाटक आता है ना, छोटा सा नाटक, तो उसके लिए वो कर्टेन क्या किया जाता है? रेस किया जाता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, एक नॉर्म है, या इसको वो कह सकते हैं, प्रोटोकॉल कह सकते हैं आप उस टाइम का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप क्लियर हो रहे होंगे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन अवेंट ग्रेड? ये क्वेश्चन कल भी हमने जब किया था, लिटरेरी टर्म से भी कुछ क्वेश्चन थे उसमें, तो आपको याद आ रहा होगा अवेंट ग्रेड, जब मैंने आपको एडवांस कहा था, बताया था। तो एक्चुअली अब यहाँ पर इसका लिटरेरी एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि अवेंट ग्रेड क्या है? अवेंट ग्रेड का मतलब होता है न्यू राइटिंग, नई लिखने की कला, दैट इज़ इनोवेटिव, जो क्या हो? परिवर्तनात्मक हो, जिसमें कोई बदलाव हो, चेंज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th पे चलते हैं। व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक? ये भी बहुत आसान है, बहुत बार कर लिया है, तो आई होप आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट एंड फीलिंग, वो टेक्निक, वो कला जो क्या बता दे? किसी भी कैरेक्टर के अंदर के विचार और उसकी भावनाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ फॉर द वर्ड्स लिबरी। वर्ड्स लिबरी क्या होता है? ये एक फ्रेंच पोइट्री में इसको यूज़ किया जाता है और इसका दूसरा नाम पूछा गया है, वर्बी वर्स लिबरी। ये फ्रेंच पोइट्री में यूज़ किया जाता है।
और इसका दूसरा नाम ही क्या है, फ्री, या फिर उसको आप बोल सकते हो ओपन वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। कैसूरा, स्पेलिंग देख लीजिए, कैसूरा, CAESURA, कैसूरा क्या है, इज अ लाइन, इज अ डैश लाइन इन, डैश इन अ लाइन। कैसूरा किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, किसी चीज़ को रोकने के लिए। तो पॉज, तो ये टर्मिनोलॉजी काय के लिए यूज़ की जाती है, किसी को लाइन को रोकने के लिए, टू पॉज इन अ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस किसको कहा जाता है, तो ये एक स्वतंत्रता है एक्चुअली। लाइसेंस से तो आप समझ ही सकते हैं, किसी को भी लिबर्टी मिल गई है, तुम जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है तो भाई तुम्हें लिबर्टी है कि तुम चला सकते हो गाड़ी। पोएटिक लाइसेंस है, ठीक है भाई, तुम्हें स्वतंत्रता है, तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका जो आंसर है, आंसर एक्चुअली डी ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑप्शन फिर भी आपको शो कर देते हैं। देखिए, तो पोएटिक लाइसेंस क्या है, ये एक लिबर्टी है, मैंने आपको बोला स्वतंत्रता है, विथ लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन द पोइट्री, कि आप अपनी पोइट्री में कौन सी भाषा का प्रयोग करें या कोई भी तथ्य पोइट्री में डालें, इसकी आपको लिबर्टी है, इसकी आपको फ्रीडम है। दैट इज कॉल्ड एज अ पोएटिक लाइसेंस। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट, ठीक है, द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड। देखिए कह रहा द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट, अनब्रोकन का मतलब क्या होता है, कोई भी अटूट निरंतरता किसकी, थॉट्स की, विचारों की। और अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, किसकी, इन द वेकिंग माइंड, मतलब ऐसा लगे कि हमारा जो दिमाग है वो क्या है, चलने वाला मन जो चलता रहता है रेगुलरली, उसको देखो इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को कितने अलग तरीके से डिफाइन किया है। और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए, डेफिनेशन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बताइए कि वो मैंने आपको, चलो जिन्होंने मुझसे नहीं भी पढ़ा है, बहुतों ने तो अपने आप भी पढ़ा है, बहुत जगह से पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है, तो आपने उसमें फीचर्स पढ़े होंगे। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एक फीचर आता है जिसमें लगातार, हाँ कहते नहीं, हमारे दिमाग में लगातार कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं, वो हमारे जगे हुए माइंड में चलते ही रहते हैं। इज़ दैट क्लियर। अभी भी कई बच्चे क्या, बहुत सा ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, दिमाग फिर भी हमारा कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो वही, उसी को कहा गया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये थॉट कभी टूटता नहीं है, इसका कोई रुकावट नहीं है, ये दिस इज अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट, राइट। तो याद रखिएगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एक मिनट, व्हाट इज मेंट बाय कैथारेसिस। कैथारेसिस टर्म जो है, इसका क्या मतलब होता है, अगर कैथारेसिस की हम टर्म को समझें तो इसका मतलब होता है साफ, क्लीन, ओके, क्लीन होना, साफ हो जाना। अब साफ किस में हो जाना, ठीक है, तो साफ होना अपने इमोशंस, जिसे हम कहते हैं ना ट्रेजेडी है, भाव है, उस भाव में जो उसमें डर है। तो आपका ऑप्शन बता देते हैं फिर समझाते हैं। इसका आंसर आपका आएगा, जस्ट अ मिनट, इसका आंसर है, अब इन्होंने देखो टाइप करने वाले की भी कहीं ना कहीं गलती रहती है, तो उस वजह से भी हम बोल सकते हैं कैथारेसिस है। अब यहाँ पर ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन लिखा ही नहीं है, तो ऑप्शन आप लिख लीजिए टू बी फॉर योर काइंड इंटरेस्ट एंड नॉलेज, क्योंकि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर एंड डी इज़ नॉट दिस वन। तो आप लिख लीजिए, या फिर मैं आपको यहाँ टाइप करके बता देती हूँ ऑप्शन डी का। इसमें आप लिखिए परगेशन, PURGATION, ठीक है, परगेशन ऑफ इमोशंस, इमोशंस आप लिख भी लीजिए साथ साथ। परगेशन ऑफ इमोशंस, इसका मतलब भी समझ लीजिए, इसका मतलब होता है आत्मशुद्धि, ठीक है, अपने भाव, जैसे कहते हैं ना किसी के भाव विचार कैसे हैं भाई, आत्मशुद्धि कर लो। ऑफ पिटी, पिटी मतलब दया के लिए, दया भी लिखना यहाँ, पिटी भी लिखना, ऑफ पिटी एंड फियर, FEAR, फियर, ठीक है। मैं डिक्टेट कर रही हूँ तो आप समझ जाएंगे। कैथारिस इज परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, मतलब आत्म की शुद्धि, आत्मशुद्धिकरण कहते हैं ना, दया और भाव से और डर से।
तो वही है इसका मतलब कैथरेसिस। नेक्स्ट चलते हैं। अब आप कई बच्चे मुझे पता है सोचेंगे ये ऑप्शंस गलत है, तो मैंने अब आपको यहीं पर क्लियर कर दिया है, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए था। जो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत टाइप हो रखा है, तो वो परगेशन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर। प्लीज मेक इट क्लियर व्हाइल आई एम डिक्टेटिंग इट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट द टर्म, आपको टर्म बताना है यहाँ पर, डिस्टोपिया। डिस्टोपिया क्या इंप्लाई करता है? एक्चुअली डिस्टोपिया का मतलब होता है कोई भी देश जो बिल्कुल तबाह हो चुका हो, तबाह वाला देश। तबाह तो समझ रहे हैं ना, बर्बादी वाला देश। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर बन के आता है दैट इज अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड। ये तबाह तो है लेकिन काल्पनिक, इमेजिन किया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम टर्म को डेजिग्नेट करते हैं डिस्टोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, देखते हैं इसका। व्हाट इज द थीम प्रोलिटेरियन नोवेल? प्रोलिटेरियन नोवेल, प्रोलिटेरियन का पहले मतलब क्या होता है ये लिख लीजिए। प्रोलिटेरियन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा श्रम करना, मतलब कहते हैं ना श्रम, जिसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा श्रमजीवी व्यक्ति, इसको तो बहुत मेहनत करने की आदत है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ऑलरेडी यू विल गेट द आंसर। जब मैंने श्रमजीवी व्यक्ति कह दिया तो आप समझ रहे होंगे, ये वो है कमेंट किसी भी पॉलिटिकल इवेंट में या सिस्टम में या थियोरी में जहां हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं समाज के बदलाव के लिए, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के लिए, लेकिन किसके बीच में? वर्किंग क्लास के बीच में, जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो लोग परिश्रम कर रहे हैं, जो लोग श्रम कर रहे हैं। तो प्रोलिटेरियन लिटरेचर ये क्रिएट किया गया है स्पेशली बाय कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और आर्केनिस्ट ऑथर्स के द्वारा। तो आपको ये डिटेल कोई लिखना नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए आपको बोला। तो श्रमिक वर्किंग लोगों के लिए तो आपका ऑप्शन बन के आएगा। अगेन ही हैज़ डन सम मिस्टेक, आई विल टेल हिम कि थोड़ा सा टाइप ढंग से करें, ये टाइप गलत किया है, प्लीज़ यहाँ पर क्लियर कीजिए। ये फ्लैट कैरेक्टर नहीं आएगा, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए प्लीज़। यहाँ पर आप लिख लीजिए, ऑप्शन आना चाहिए था। मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ। वर्किंग, WORKING, वर्किंग क्लास। ये दो ऑप्शंस इन्होंने गलत टाइप किए हैं, तो प्लीज़ आप इसको यहीं पर करेक्ट कर लीजिए। थीम ऑफ प्रोलिटेरियन नोवेल का थीम होता है कि वो क्या करे, वर्किंग क्लास को प्रमोट करे। थीम उसका वो है वर्किंग क्लास। ऑप्शन वैसे भी गलत दिए हैं इसने। अगर ये कल आई विल टेल टू हिम, द वन हु इज़ टाइपिंग दिस, आई विल लेट हिम नो, प्लीज मेक इट क्लियर। तो देखिए आप यहाँ सही कर लीजिए प्लीज़, गलती हो गई उससे, वर्किंग क्लास कर लीजिए प्लीज़। आंसर इसका वर्किंग क्लास है, आप लिख लीजिए। इट इज़ नॉट मैंशनड इन द क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ कैरेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी। ऐसा कैरेक्टर जो पूरी स्टोरी में लगभग कोई उसमें बदलाव नहीं आता उस कैरेक्टर में, उस कैरेक्टर को हम कहते हैं फ्लैट कैरेक्टर। कोई असर नहीं होता उस कैरेक्टर को, कहते हैं फ्लैट कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोजेस्ट ड्रामा? क्लोजेस्ट ड्रामा किसको कहा जाता है? तो देखिए आपने जब ड्रामा पढ़ा होगा, वैसे भी इस आपको यूनिट दे रखा है। ड्रामा एक्चुअली वो होता है, क्लोजेट ड्रामा की अगर मैं बात करूँ तो क्लोजेट ड्रामा वो ड्रामा होता है जिसको सिर्फ पढ़ने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, उसको एक्ट करने के लिए नहीं बनाया जाता। जैसे हम प्ले पढ़ते हैं ना, हैमलेट वगैरह, तो वो ड्रामा अलग है, वो प्ले किया गया है, वो परफॉर्म किया गया है। तो क्लोजेट ड्रामा हम बोल सकते हैं दीज आर द ड्रामा विच आर मेड टू रीड नॉट टू परफॉर्म। इज दैट क्लियर? तो जस्ट टू रीड, परफॉर्म करने के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द करेक्ट टर्म फॉर अ पर्सन इज अ मटीरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर। एक टर्मिनोलॉजी है, ये एक टर्म है, और इस शब्द का ये डिक्टेट किया है, ये पूरी मीनिंग बना दी है, और आपको इसकी टर्म निकालनी, सब्स्टिट्यूशन टाइप का समझ लो, लेकिन लिटरेचर में, और वो भी लिटरेरी टर्म्स में। तो ऐसा इंसान जो दिखने में तो मटीरियलिक आउटलुक लगे उसका कि यार इसका अच्छा रंग ढंग है,
लेकिन इनडिफरेंट टू कल्चर, लेकिन कल्चर जब संस्कार की बात आए तो बिल्कुल अलग है, हट कर है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को हम अशिक्षित कहेंगे, अनसिविलाइज्ड, है ना, अशिक्षित। अशिक्षित के लिए यहाँ लिटरेरी जो टर्म है दैट इज फिलिस्टीन। व्हाट यू विल यूज? फिलिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स वेरी सिंपल ऑल्सो। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? तो ऑटोबायोग्राफी आप सभी जानते हैं, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, आत्मलेखन, ठीक है, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, लेट्स हैव अ लुक। मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक। ये जो मिथ है ये ग्रीक शब्द माइथोस से आता है, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक स्टोरी, एक कहानी है, एक प्लॉट है, एक षड्यंत्र है, एक सच्चाई है, और या फिर हम कह सकते हैं कोई खोज है, उसी को क्या कहा गया है? मिथ, जो कि ग्रीक माइथोस इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिनाउमेंट। डिनाउमेंट, डिनाउमेंट का मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो उपसंहार, लिख लीजिए उपसंहार, ठीक है। तो डिनाउमेंट इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? तो आपको मालूम होना चाहिए डिनाउमेंट ये पॉइंट है, फाइनल रेजोल्यूशन जिसे हम कंक्लूजन, जिसे मैंने उपसंहार कहा है लिटरेरी पीस में, और ये रैप किया जाता है एक प्लॉट लाइन के ऊपर आफ्टर मेन क्लाइमेक्स, मतलब मेन क्लाइमेक्स के बाद। तो ये किस में होता है? ये हमेशा प्ले में देखा जाता है। किस में देखा जाता है? प्ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन इज योर, एंड इक्लॉग इज, ये जो इक्लॉग है इसे क्या कहा जाता है? अब इक्लॉग अगर मैं इसकी हिंदी बोलूँ तो आप समझ नहीं पाओगे, पल्ली गीत जिसे हम कहते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? ये एक पैस्टोरल पोयम है। तो पैस्टोरल पोयम मतलब बिल्कुल देहाती गीत होते हैं ना, उस पर, तो देहाती पोयम है ये, ठीक है। इक्लॉग वहाँ यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सडन एंड रेडिकुलस डिसेंट from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer is striving for the noble or pathetic, achieves the ludicrous, is best expressed by the term। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, और उसने बड़े ही घुमा के क्वेश्चन को पूछ लिया है, अदरवाइज क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, आप बता भी सकते हैं। एक अचानक से हास्यास्पद वंश, मतलब डिसेंट, मतलब वंश जो है वो ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रहा है, उसका सेंस गिरता चला जा रहा है। स्पेशली तब, एग्जॉल्टेड का मतलब है ऊंचाई से, राइटर लिख रहा है और वो राइट कर रहा है अपने नोबल वर्क के लिए या कोई भी दुखद वर्क के लिए, और उसको मिल क्या रहा है, मकसद क्या निकल के आ रहा है? एक नॉनसेंस। ल्यूडिक्रस का मतलब होता है एक जिसे हम कहते हैं ना हास्यास्पद, उटपटांग जिसे हम कहते हैं, उस तरीके का वो उत्तर बन के आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बैथोस। राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? बैथोस। इसका एक टर्म और है, बैथोस के अलावा इसको एक और चीज़ कहते हैं, लिखा रखा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दीजिए व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर बैथोस। बैथोस फिगर ऑफ स्पीच है। 25 क्वेश्चन, देखिए आपके कमेंट के आंसर हो सकता है, आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव द आंसर एट द राइट मोमेंट व्हेन यू पीपल आस्क फ्रॉम मी, but somehow due to some circumstances, if I am not able to answer you at the same time, it doesn't mean that I am not looking your answers into. Definitely I am going through your feedback and that is my purpose, I have to do so. So it could be late, but yes, of course you will get your answers for that sure. So make it sure that your answers are not going to get not neglected. मेरी नज़र में आपके आंसर्स ज़रूर दिए जाएंगे, भले ही उसमें टाइम लग जाए, बट मेरा पर्पज़ यही रहता है कि मैं जितना जल्दी उत्तर दे सकूं। आपको मैंने बता दिया, समटाइम्स इट हैपन्स दैट आई एम नॉट एबल टू आंसर इट ऑन द स्पॉन्टेनियस टाइम व्हेन द क्वेश्चन इज बीन गिवन। लेट्स हैव अ लुक। कैथरिस, कैथरिस क्या है? कैथरिस का मतलब होता है, ये एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब जो ग्रीक वर्ड क्या है, उस ग्रीक वर्ड का नाम है, इस स्पेलिंग से आता है कैथेरिस, ये है वो कैथरिस, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, एंशिएंट ग्रीक वर्ड से आया है कैथरिस। ये एरिस्टोटल ने यूज़ किया था, अगर पूछ लिया जाए तो एरिस्टोटल ने यूज़ किया था अपनी किताब पोएटिक्स में, जिसका मतलब क्या है? शुद्धिकरण। व्हाट इज इट? शुद्धिकरण। अगर आपको याद आ रहा हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर किया परगेशन ऑफ इमोशंस, है ना, क्लेंजिंग, तो वही है, लेकिन ट्रैजिक फॉर्म में, क्योंकि कोई भी
ट्रेजेडी से रिलेटेड है, उसमें हमें अपने आप को प्यूरिफाई करना। तो इसका जो उत्तर बन के आएगा दैट विल बी रिलेटेड टू ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के उसमें मतलब ट्रेजेडी को लेते हुए अपने आप में क्या करना, एक आत्मशुद्धि करना, दैट इज कॉल्ड एज अ कैथारिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरस, मुझे पता है ये सब बता देंगे। ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा, कोरस गाना गाते हैं ना एक साथ मिलकर ग्रुप, ये आसान है तो इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 27 कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ भी आप सब लोग जानते हैं, कॉमिक रिलीफ का क्या काम होता है, एक हास्य किरदार रखा रहता है ना, जिसका काम होता है थोड़ी थोड़ी देर में अगर टेंशन है, इमोशंस जाग रहे हैं किसी प्ले में या उसमें, तो उसको थोड़ी थोड़ी देर में आके रिलीफ देना। बीच बीच में इंटरवल आ जाए तो उसमें कॉमिक एपिसोड डाल दिया जाता है जिससे लोगों का दिमाग थोड़ा सा क्या हो जाए, सही हो जाए। तो उसको यही कहा जाता है अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में बीच बीच में थोड़ा हास्यास्पद करने के लिए कॉमिक डाला जाता है, ठीक है, कॉमिक रिलीफ। बीट राइटर्स क्या है, बीट राइटर्स कौन से पीरियड में थे, यहाँ इन्होंने कह रहे हैं कि बीट राइटर्स ने कितने सन में लिखा। तो बीट राइटर्स जो थे उन्होंने 1950s में लिखा। तो पहले थोड़ा बहुत मैं बीट राइटर्स कौन थे उनको थोड़ा सा बता दूं आपको। देखो, बीट जनरेशन जो थी राइटर्स की, ये एक मूवमेंट था, ये क्रांति थी। दैट वाज फोकस, जिसका फोकस पूरी तरीके से था कि भाई हम सोचें लेकिन किस तरीके से, थोड़ा अलग ढंग से सोचें लिखने के लिए रिगार्डिंग किस संदर्भ में, कंटेम्पररी कल्चर, जो समकालीन संस्कृति चल रही है, कल्चर चल रहा है उसके ऊपर, पास्ट के ऊपर और भविष्य के ऊपर। और जो ये राइटिंग आई थी ये बीट जनरेशन ने ही एक्सप्लोर करी थी, मतलब उन्हीं लोगों ने ये खोजी थी। मोर फ्रीली कहें इससे पहले कभी, ये एक ह्यूमन कंडीशन है। इस ग्रुप के ये जो ग्रुप था इसने बहुत ज़्यादा अमेरिकन कल्चर और जो पॉलिटिक्स थी पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा जो था, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद वाला जो पॉलिटिक्स आया, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन से बीट राइटर्स आ जाते हैं, कुछ नाम हैं, जैसे है एलन गिंग्सबर्ग होल, विलियम एस बोरॉक्स, नेकड लंच, जैक कॉर्क्स, ऑन द रोड, ऐसे करके कुछ वर्क भी आए थे। तो ये बेस्ट बीट लिटरेचर माना जाता है, ठीक है। तो आपको बस इतना पता है ये 1950s में आया था और अमेरिकन कल्चर इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था और पॉलिटिक्स पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा के बाद वाला जो प्रभाव पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज सोलिलोकी। तो सोलिलोकी आपको पता होना चाहिए, एक एक्टर का ये कुछ सीक्रेट होता है जो उसके मन में ही वो अपने आप अपने मन में जोर जोर से बोलता है। तो एन एक्टर सीक्रेट थॉट, उसका कोई विचार है, सीक्रेट है, और वो अपने आप मन में ही क्या कर रहा हो, उस चीज़ को बोल रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट, परसोना। इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। 30th क्वेश्चन, परसोना टोन वॉइस। परसोना का मतलब होता है व्यक्तित्व, टोन का मतलब होता है सुर, वॉइस रिफ्लेक्ट आवाज़ का प्रतिबिंब। रीसेंट क्रिटिसिज्म है किस में, ये है द टेंडेंसी ऑफ हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब है वर्णन, तो हाईलाइट वर्णन के लिए ये सब चीज़ें ऐड हुई हैं नई रीसेंट क्रिटिसिज्म में, आलोचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। लेट्स हैव अ लुक। ही रिजेंबल्स द एनिमल that grows on thistles। अब he resembles the animal कहता है वो एनिमल की तरह लग रहा है, ठीक है, रिजेंबल कर रहा है। that grows on thistles, थिसल मतलब यहाँ एक थॉर्नी प्लांट को कहा है, उसके ऊपर जो ब्रोज हैं उसकी तरह। तो ये एग्जाम्पल किसका है, अगेन द फिगर ऑफ स्पीच इज बीइंग यूज्ड हियर। तो यहाँ पर ये यूज़ किया गया है लार्जर नंबर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि यहाँ बहुत सारे शब्द हैं। तो जब बहुत सारे शब्द हैं तो वहाँ पर हम यूज़ कर देते हैं पेरीफ्रेजेस। इसको करने से पहले थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये जो थिसल्स लिखी गई थी, टेड हड ने इसको डिपिक्ट किया है, ठीक है, जिसमें वो बताते हैं कि जो फ्लावर है वो एक इन्वेजन है अंडरलाइंग अनयील्डिंग नेचर का। अनयील्डिंग मतलब जो कुछ चीज़ पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन वो इंस्पायर कर रहा है कंपैरिजन में साइकिल की, एक एज ओल्ड ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट में।
एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसके कॉन्फ्लिक्ट में उसको बता रहा है। तो थिसल यहाँ शुरू होता है, स्पीकर इमेजिन कर रहा है कि किस तरीके से रबर टंग ऑफ काउस एंड होइंग हैंड्स ऑफ मैन वर्क अगेंस्ट द गोल ऑफ थिसल्स। तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया है। तो इसमें पैराफ्रेजेस, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ वर्ड्स यूज़ किए हैं, ठीक है, कंपैरिजन के लिए पैराफ्रेजेस। क्वेश्चन नंबर 32, Who among the following was the first poet laureate officially appointed by British sovereign? तो ब्रिटिश सोवरेन ने ऑफिशियली कौन सबसे पहले लॉरेट रहे हैं? तो आपको याद होना चाहिए जॉन ड्राइडन। हु वॉज ही? जॉन ड्राइडन। ये इंग्लैंड के पहले पोइट लॉरेट रहे हैं ऑफिशियली। और कब हुए थे ये भी अब अगर आपको याद रखना है, 1668 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 में। 33 क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉल ऑफ डैश इन 1453 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रेनेसेंस इन यूरोप। लिखाया गया है, पढ़ाया गया है, आप लोगों ने भी पढ़ा है, जिन्होंने भाई पढ़ाई है सब ने पढ़ा है कि फॉल किसका फॉल होता है? कॉन्स्टेंटिनोपल। जहाँ के स्कॉलर फिर भाग जाते हैं ना, इसी तरीके से कहते हैं ना रेनेसा में आर्ट और लिटरेचर कहाँ कहाँ फैला। तो 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल गिर जाता है, फॉल हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, और शुरुआत रेनेसा की कहाँ हो जाती है? यूरोप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज पोइट्स पोइट? पोइटों का पोइट किसको कहा गया है? एडमंड स्पेंसर को कहा गया है। और किसने कहा गया है? चार्ल्स लैम। ये भी याद रखिए, चार्ल्स लैम ने इनको ऑनर्ड किया है, सम्मान दिया है टाइटल देके कि ये तो पोइटों के पोइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। लेट्स हैव अ लुक। W.H. ऑर्डन, मतलब विस्टन ह्यूग ऑर्डन, पूरा नाम इनका यही है, बिलोंग्स टू कौन सी सेंचुरी के हैं ये? तो ही इज़ फ्रॉम 20th सेंचुरी, ठीक है, 20वीं शताब्दी के। और इनका जन्म जो है वैसे 7 से मतलब 1907 में हुआ था। इतना कुछ आएगा नहीं, बस आपको कौन सी सेंचुरी के हैं ये याद रख लीजिए। 20th सेंचुरी के ये पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 क्वेश्चन। द ग्लोब थिएटर वॉज बर्नड डाउन इन। आपको याद होगा जो ग्लोब थिएटर था विलियम शेक्सपियर के पीरियड के बाद चल रही है, उन्हीं से एसोसिएटेड है ये लंदन में। तो 1613 में आपको याद हो, जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो वहाँ यही देखा जाता है कि ग्लोब थिएटर क्या हो गया था? जल चुका था। बट ये कहता है कि 1630 में ये बर्न डाउन इन, लेकिन इट वॉज बिल्ट इन 15। अब बना कब था पहले ये भी देख लीजिए, ये बना कब था? 1599 में। 1599 में ये ग्लोब थिएटर बना था। साउथ वर्क, जो कि साउथ बैंक थेम्स नदी के किनारे शेक्सपियर के प्लेइंग कंपनी के द्वारा, द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन में, ठीक है, उनके द्वारा ये बनाया गया था। लेकिन इट वॉज डिस्ट्रॉयड, आग लग गई थी इसमें 29 जून 1613 में, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं 37 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। Who among the following writers has not won the Nobel Prize? देखिए, T.S. एलियट है, विलियम फॉलंकर है, अर्नेस्ट हेमिंगवे है। तो इन तीनों ने ही देखा जाए तो नोबेल प्राइज जीता है, केवल मुल्क राज आनंद जी ने नहीं जीता, ठीक है। तो अगर आपको याद हो T.S. एलियट ने, ये कोर्स में भी है तो आ भी सकता है, 1948 में जीता था, ठीक है, नोबेल प्राइज़। विलियम फॉलंकर आपके कोर्स में नहीं है पर चलो कोई बात नहीं, 1949 में इन्होंने जीता था। अर्नेस्ट हेमिंगवे इज़ ऑल्सो नॉट इन योर कोर्स बट यू मस्ट नो 1954 में जीता था। द ओनली मुल्क राज आनंद वॉज लेफ्ट विदाउट विनिंग दैट नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। जस्ट अ मिनट, लेट्स हैव अ लुक। क्रॉनिकल प्लेज, जो क्रॉनिकल प्लेज आए थे वो पॉपुलर कौन से सेंचुरी में हुए थे? तो उनका पॉपुलर होने का टाइम था 16th सेंचुरी, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं, इसको देख लीजिए 39। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ फेमस फॉर, रॉबर्ट ब्राउनिंग काहे के लिए फेमस थे?
तो ही वॉज फेमस फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ड्रामेटिक आप जानते हैं नाटकीय, मोनोलॉग मतलब एक आलाप, अपने आप एक ही जना उससे बोलता हो, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ही इंग्लिश विक्टोरियन पोइट रहे हैं, प्ले राइट रहे हैं। ये पर्टिकुलरली इसी नाम के लिए जाने जाते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए। क्वेश्चन नंबर है 40। इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस, देखिए बड़ी क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स आर गिवन। हिंदी इंडियन मतलब ये कहने का मतलब है कि हिंदी भाषाओं में जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो अगर बात किया जाए तो ये 22 है। कितनी है? 22 है। थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यू मस्ट नो इट एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, आपको आना भी चाहिए। देखिए, सिंस 1954 से लेकर साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है बहुत आउटस्टैंडिंग बुक ऑफ लिटरेरी मेरिट जो पब्लिश की जाती है मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में, और उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय द एकेडमी, ठीक है। उसको एकेडमी करती है रिकॉग्नाइज। और 22 लैंग्वेजों में, जो कि 8th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स हम पढ़ते ही हैं, संविधान, उसके 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं में एज वेल एज इंग्लिश, राजस्थानी और लैंग्वेज में उस चीज़ को मेंशन किया गया है। इंग्लिश लिटरेचर में R.K. नारायण वॉज द फर्स्ट। अगर हम बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले ये साहित्य अकेडमी किसको मिला था, याद भी रख लीजिए, ये कोर्स में भी है। R.K. नारायण पहले थे जिन्हें ये अवार्ड मिला था 1960 में, और नोवेल आप जानते हैं द गाइड। और 2023 में ये अवार्ड दिया, मतलब ये अवार्ड किसको सम्मानित किया गया था, एक नोवेल आई थी रिक्यूम इन रागा जानकी, ये नीलम गौर को मिला था, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आंसर आपको याद हो गया होगा, 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है इंडिया में साहित्य अकेडमी अवार्ड। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन पे चलते हैं। अलेक्जेंडर पोप सेड द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। बड़ा ही बुद्धिमान, सबसे तेजस्वी और सबसे इंसानियत में सबसे गिरा हुआ, जैसे मीनेस्ट, मीन, तुच्छ जैसे कह सकते हैं। किसके लिए कहा ये? फ्रांसिस बेकन के लिए कहा। किसने कहा ये? अलेक्जेंडर पोप ने। हु सेड, किसने कहा? क्लासिसिज्म इज हेल्थ, ठीक है, एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज। ये बात किसने बोली? क्लासिसिज्म। क्लासिसिज्म का मतलब होता है कोई भी सिद्धांत जो लिटरेचर से जुड़े हुए हों, ठीक है, जो एंशिएंट ग्रीक और रोम में जुड़े हुए थे। कहते हैं क्लासिसिज्म तो एक हेल्थ है। हेल्थ मतलब समझो ना, कहते हैं ना अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, तो एक हमारे लिए ये तो हमारा स्वास्थ्य है। लेकिन जो रोमांटिसिज्म है ये तो एक बीमारी है। तो इसको बोलने वाले थे एक जर्मन राइटर, और उन जर्मन राइटर का नाम था जोहन वॉकफन गोथे थे। क्या नाम था? जोहान वॉकफन गोथे। तो गोथे याद रख लीजिए आप, वैसे भी ऑप्शन में गोथे ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 क्वेश्चन है आपका। द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर, जो ये मूवमेंट आई थी रिटर्न टू नेचर, हैज़ टू डू विथ, इसका क्या रिलेशन था, किसके साथ था? तो इसका सीधे से सीधे जो रिलेशन था वो था रोमांटिक एज की तरफ। रोमांटिक एज, रिटर्न टू नेचर। तो जो ये टर्म है रिटर्न टू नेचर इन इट्स ऑर्डिनरी सेंस, इसका मतलब ये है कि नया इंटरेस्ट पैदा होना संसार में नेचर के प्रति। लेकिन यहाँ जो इंटरेस्ट इन नेचर है वो एक्सक्लूसिवली ये शो करता है कि पोएट्री ऑफ एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, यहाँ ये किसको संबोधित कर रहा है? वर्ड्सवर्थ की एज ऑफ पोएट्री, और जो कि क्या है? रोमांटिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड, विलिंग चाहकर, सस्पेंशन रोकना, ऑफ डिसबिलीफ अंधविश्वास पे, तो वो किसने कहा था? ये जुड़ा हुआ है एस.टी. कॉलरिज। हाँ, एस.टी. कॉलरिज इज द आंसर इज गिवन हियर, ठीक है, एस.टी. कॉलरिज, ये आंसर आपका आएगा। और इन्होंने ये चीज़ को 1817 में अपनी एक इनकी बुक आई थी बायोग्राफिया लिटेरिया, उसमें इस टर्म को यूज़ किया था, विलिंग सस्पेंशन। किसके लिए? फॉर द मोमेंट जो कॉन्स्टिट्यूट करता है इनका पोइटिक विश्वास में, पोइटिक फेथ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक। द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज इन द मिडिवल पीरियड। एक टाइप है फिक्शन की, काल्पनिक घटना की, जो सेटिंग जिसकी कहाँ है, मिडिवल पीरियड में है। ऑफन इन ग्लूमी कैसल रिप्लीट। ग्लूमी का मतलब है अकेला है, कैसल का मतलब महल है, रिप्लीट का मतलब होता है भरपूर, ठीक है। विथ डंजियंस, डंजियंस का मतलब होता है कारागार, कालकोठरी जिसे हम कहते हैं। सबटरेन, सबटरेन का मतलब होता है भूमिगत। पैसेज का मतलब होता है उससे नीचे से निकलने वाला जो पैसेज है, रास्ता। एंड यूज ऑफ घोस्ट एंड मिस्ट्रीज। अब आप देखिए एक चीज़ समझिए, इस टाइप की फिक्शन, इस टाइप की कल्पना, काल्पनिक, जो मिडिवल पीरियड में कभी कभार ग्लूमी कैसल रिप्लीट दिखाए, मतलब अकेलापन, महल दिखाए जिसमें भरपूर कालकोठरी हो, भूमिगत से चलने वाली हो, जिसमें भूतों का, घोस्ट का और बड़े ही रहस्यवादी चीज़ें हो, उसको क्या कहा जाता है? तो उन नोवेल्स को क्या कहा जाता है? उनको गॉथिक नोवेल्स कहा जाता है। बट वी कॉल इट गॉथिक नोवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। द वर्ड पिकारसिक्यू। द वर्ड पिकारसिक्यू हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम। इसको कहाँ से लिया गया है? पिकारसिक्यू का अगर हम मतलब निकालें तो ये एक एडवेंचर नोवेल के लिए कहा जाता है। तो इसका जो ये वर्ड है डिराइव कहाँ से हुआ है? एक स्पेनिश शब्द है पिकारो, वहाँ से लिया गया है। they have not, again he has done mistake, lot of mistake। आंसर गलत है, यहाँ आना चाहिए था, लिख लीजिए प्लीज़, स्पेनिश, SPANISH, स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश कर लीजिए। वर्ड पिकारो, PICARO, पिकारो, कहाँ से आया ये शब्द? स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया, स्पेनिश का शब्द है ये। देखो मैं आपको यही बता दूँ, यहाँ लैटिन वर्ड पिकारो, इटालियन वर्ड पिकारो है ना, इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन गलत दिए। तो यहाँ पर आएगा स्पेनिश वर्ड पिकारो, स्पेनिश का वर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज रेनेसा ऑफ वंडर। किसने ये डिफाइन किया कि जो रोमांटिसिज्म है वो तो रेनेसा है वंडर का, आश्चर्यजनक का। तो इसको बताने वाले थे वॉट्स डंटन। तो ये एक इंग्लिश के पोइट्री क्रिटिक भी बहुत माने जाते हैं। इसका मैं नाम बता दूं, थियोडर वॉट्स डंटन। 1903 में इन्होंने पब्लिश करी थी, अपना ये काम किया था जिसका नाम ही यही था, रेनेसेंस ऑफ वंडर। ये एक निबंध था, इट वॉज अ ट्रिटाइज ऑन द रोमांटिक मूवमेंट के ऊपर इन्होंने ये निबंध लिखा था और उसी में इसको डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48। हु सेड रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। किसने बोला कि रोमांटिसिज्म तो एक एडिशनल है, जो और चीज़ें, मतलब कहते हैं ना, इसको और जोड़ दिया इसमें, किसके लिए? विचित्रता के लिए। मतलब विचित्रता है किसी भी ब्यूटी में, कहने का मतलब है कोई भी सुंदरता, कोई भी सुंदर चीज़ है, उसमें अगर रोमांटिसिज्म डाल दिया जाए तो उससे वो और भी ज़्यादा विचित्रता बन जाएगी। तो ये वॉल्टर पेटर ने कहा था, और वॉल्टर पेटर ने ही, एक ये इंग्लिश एसेइस्ट रहे हैं और लिटरेरी क्रिटिक भी रहे हैं। तो अपना ही इन्होंने एक वर्क लिखा था रोमांटिसिज्म, उसमें इन्होंने इस चीज़ को बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। हु कॉइंड द फ्रेज लिबरलिज्म इन लिटरेचर। लिबरलिज्म, लिबरलिज्म का मतलब ही जानते हैं, लिबरल मतलब फ्रीडम, इन लिटरेचर, तो ये किसने बोला था? किसने ये टर्म, फ्रेज को कॉइन किया था? फ्रेज है ये, ठीक। तो ही वॉज विक्टर हुगो। तो विक्टर हुगो एक फ्रेंच पोइट थे, नोवेलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे, और सबसे बड़ी बात है ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोमांटिक राइटर भी थे। इनका जो प्रीफेस था टू ड्रामा हिरनानी, आपको पता होगा 1830 में हिरनानी लिखा था। तो विक्टर हुगो ने लिखा था कि रोमांटिसिज्म तो कुछ भी नहीं है देन रियलिज्म इन लिटरेचर। अब उन्होंने यहाँ रोमांटिसिज्म को हटा दिया, उन्होंने कहा रोमांटिसिज्म वाज नथिंग मोर। रोमांटिसिज्म को उन्होंने और एक्सप्लेन करके बोला ये कुछ भी नहीं है बट मोर देन लिबरलिज्म इन लिटरेचर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन।
द फ्रेज सेंटिमेंटल मेलनकली, जो सेंटिमेंटल भावात्मक दुख जो है वो किससे एसोसिएटेड है? ये किसने फ्रेज दिया था? ये फ्रेजेस है, ये थॉमस ग्रे ने दिया था, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रोमांटिक लिटरेचर का। ये फीचर एग्जिबिट किया था थॉमस ग्रे ने अपनी राइटिंग में। तो आई होप 50-50 के 50 क्वेश्चन आप लोगों को सभी को समझ में आए होंगे। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, अपना फीडबैक देते रहें प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, आपको वीडियो पसंद आती है, समझ में आती है, एंड यू लव दीज वीडियोस, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दें और शेयर भी कीजिए जितना हो सके अपने दोस्तों को, जिनको ज़रूरत है राइट ऑफ दिस मैराथन सीरीज़। और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट कीजिए सो दैट आप लोगों को जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो यू विल गेट दोज वीडियोस, यू विल बी नोटिफाइड, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब रही बात मैं कुछ क्वेरीज़ की बताऊं, तो जो क्वेरीज़ रहती हैं वो मैं आपको कम्युनिटी टैब में भेज दूंगी। अगर किसी भी एक स्टूडेंट का आता है, किसी का भी आता है आप में से, तो वो क्वेरी मैं क्वेश्चन नंबर करके आपको किस में दे दूंगी? कम्युनिटी टैब में। तो प्लीज़ चेक फ्रॉम द कम्युनिटी टैब, क्योंकि बार बार हर किसी को it will be difficult to write the answer, a single answer every time. So in order to maintain the time management, I would like to give this opinion कि आप community tab में आंसर चेक कर लिया करें if you have any kind of query। ठीक है, बीच बीच में चेक कर लिया करें। चलिए, ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट मैराथन सीरीज। टिल देन बाय। आप सभी को आपकी तैयारी के लिए गुड लक।